Welcome in the second session of day 3 on 5B approach of planning. कल हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे we have discussed about how to develop a unit plan और आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो है 5B approach of planning, क्योंकि जब हम यूनिट प्लान बनाते हैं उसके बाद हमें लेसन प्लान्स बनाने होते हैं और जब हम लेसन प्लान्स बनाते हैं तब उन लेसन प्लान्स में कुछ ट्रेडिशनल तरीके हैं जो अब तक हमें बताए जाते रहे हैं, पढ़ाए जाते रहे हैं, जिन प्लान्स को हम लोग प्रैक्टिस करते रहे हैं अपने सेशंस में, और कुछ नए तरीके हैं जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को अपनाने के बाद वी आर बेसिकली यूजिंग इन आवर क्लासरूम्स. एंड वन सच अप्रोच इज 5E. इट इज जस्ट एन अप्रोच. ऐसा नहीं है कि 5B अप्रोच साइंस में अलग होगी, 5B अप्रोच मैथमेटिक्स, 5E और 5E. हमें अपने सब्जेक्ट के हिसाब से उनको मॉडिफाई करना है कि अगर हमें इंग्लिश का प्लान बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, हमें मैथमेटिक्स का प्लान बनाया है तो कैसे बनाएंगे, हमने साइंस का प्लान बनाना है तो कैसे बनाएंगे. द वे वी अडॉप्ट टू दीज ईज, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. बट फॉर दैट सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ये 5E's होती क्या है, हम 5B अप्रोच की बात क्यों कर रहे हैं, एंड व्हाई these 5E's are important for planning and how we can plan. So in today's discussion I will give you the basic understanding. Then from day after tomorrow onwards, परसों से जो हमारे सत्र शुरू होंगे वहां हम पेडागोजी सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे. साइंस के सेशन में साइंस का लेसन प्लान कैसे बनाना है उसकी बात करेंगे, सोशल साइंस के सेशन में सोशल साइंस का लेसन प्लान कैसे बनाना है उसकी बात करेंगे, इंग्लिश के सेशन में इंग्लिश का प्लान कैसे बनाना है बात करेंगे, मैथमेटिक्स का प्लान कैसे बनाना है या हिंदी का प्लान कैसे बनाना है. तो वी हैव पेडागोजी सब्जेक्ट वाइज सेशंस आल्सो वेयर एक्सपर्ट्स विल कम, फैकल्टी विल कम एंड दे विल डेमोन्स्ट्रेट some lesson plans in different subjects. But because you have to create a lot of plans, आपको अभी सेकेंड ईयर के इंटर्नशिप में 20+20 40 प्लान्स बनाने हैं, आपको 2 या 3 प्लान हर पेडागोजी सब्जेक्ट में इस वर्कशॉप के दौरान भी बनाने हैं. तो आपको इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है that why this 5E approach is there and how we are going to use it. अगर हम इस 5B अप्रोच के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करें या हम ये बात करें कि why we are focusing on 5B, what is new in 5B which was not in Herbartian plan, which was not in evaluation based plan proposed by Bloom, which was not in Morrison plan, why we are talking about this 5B approach, why it is not in RCEM plan. There are many traditional ways, but all those planning डिजाइंस और मॉडल्स वर बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव, व्यवहार बात पर आधारित थे वो. लेकिन चूंकि अब हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कंसेप्ट मैपिंग एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट यूनिट प्लानिंग यस्टरडे. आप लोगों ने यूनिट प्लान बनाए होंगे, कल कुछ प्रेजेंट किए होंगे, कुछ आज आप आफ्टरनून में प्रेजेंट करेंगे. तो अगर यूनिट प्लान कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव से बन रहे हैं तो लेसन प्लानिंग भी अगर हमें करनी है तो हमें उसी पर्सपेक्टिव की तरफ जाना होगा. अगर आप नटशेल में ये समझने की कोशिश करें कि व्हाई दिस कंस्ट्रक्टिविज्म इज इंपॉर्टेंट इन क्लासरूम, हाउ नॉलेज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन क्लासरूम, सो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द होल आइडिया. द फर्स्ट इज दैट एवरी लर्नर इज यूनिक. द नॉलेज कंस्ट्रक्शन ऑफ एवरी लर्नर इन द क्लासरूम इज यूनिक and it is based on his or her past experiences. कक्षा में प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक विद्यार्थी जो ज्ञान के निर्माण करता है, जो नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, वो अपने आप में यूनिक होती है. और वो यूनिक इसलिए होती है क्योंकि हर एक स्टूडेंट के अपने एक्सपीरियंसेस यूनिक होते हैं. तो जब भी नॉलेज कंस्ट्रक्शन होता है इट इज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस. चूंकि एक्सपीरियंसेस में यूनिकनेस है, अंडरस्टैंडिंग में यूनिकनेस है, लर्निंग स्टाइल्स डिफरेंट हैं, इसलिए जो नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है वो भी हर लर्नर की यूनिक होती है. कंस्ट्रक्टिविज्म ये मानता है कि सारे बच्चों को एक जैसा ज्ञान
प्राप्त नहीं होता, सारे बच्चे एक तरह से ज्ञान प्राप्त नहीं करते और सारे बच्चों की लर्निंग एक तरह से नहीं होती। जो दूसरा मेन प्रिंसिपल जो 5E अप्रोच या पूरी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में हम फॉलो करते हैं वो ये है कि नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू इंटरेक्शंस। ज्ञान का निर्माण अंतःक्रिया से होता है, इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर, इंटरेक्शन बिटवीन लर्नर एंड लर्नर, इंटरेक्शन बिटवीन लर्नर एंड कंटेंट। तो जितना इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट होगा, जितनी इंटरेक्टिव क्लासरूम होगी, ऐसी एक्टिविटीज जो हम डिजाइन करेंगे अपनी टीचिंग लर्निंग के लिए, उसमें जितना ज्यादा इंटरेक्शन की अपॉर्चुनिटी होंगी एक दूसरे के साथ, उतना बेहतर ज्ञान का निर्माण होगा, द बेटर नॉलेज विल बी कंस्ट्रक्टेड, राइट? सो द सेकेंड पिलर ऑफ द होल आइडिया इज दैट इंटरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी हम अपना लेसन डिजाइन करें, जब भी हम अपनी क्लास डिजाइन करें कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, हमारे दिमाग में यह रहना चाहिए कि इसमें इंटरेक्शंस कितने तरह से कहां कहां हो सकता है। मोर इंटरेक्शंस मोर नॉलेज कंस्ट्रक्शन, ये दूसरा बेसिक प्रिंसिपल है। एक समय था, वो कक्षा बड़ी अच्छी कक्षा मानी जाती थी जहां बच्चे शांति से बैठे हैं, स्टूडेंट्स आर वेरी साइलेंट, वेरी पेशेंट एंड दे आर लिसनिंग व्हाट टीचर इज सेइंग, एंड इफ देयर इज सम loud sound is coming from a classroom or students are moving in here and there, तो कहते थे इस टीचर को क्लास कंट्रोल करना नहीं आता, इसकी क्लास में बहुत शोर होता है। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, जहाँ ज़्यादा शोर होता है, जहाँ ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, जहाँ बच्चों को ज़्यादा बातचीत की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, वहाँ बेटर लर्निंग होती है। कंस्ट्रक्टिविज्म ये मानती है, ये एक डेविएशन है जो बिहेवियरिस्ट आइडियाज थे उनसे। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर है पूरी टीचिंग लर्निंग का, वो है टीचर। बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव में टीचर वाज द कंटेंट प्रोवाइडर एंड कंट्रोलर ऑफ द क्लास। इट वाज द टीचर हु वाज डिसाइडिंग क्या कंटेंट पढ़ाना है, इट वाज द टीचर हु वाज डिसाइडिंग कौन सा मटेरियल यूज करना है, इट वाज द टीचर हु वाज डिसाइडिंग क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, इट वाज द टीचर हु वाज डिसाइडिंग क्या इवैल्यूएशन टूल होना है। इसके अलावा क्लास का इंटरेक्शन भी टीचर कंट्रोल करता था। आप में से बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट सारे ही लोग डीएलएड या बीटीसी या जेबीटी इस तरह का टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करके बीएड में आए हैं। और अगर आप अपने ट्रेडिशनल लेसन प्लान्स को रिकॉल करें, जब आप लेसन प्लानिंग करते थे, आप वहां क्या बनाते थे? इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, डेवलपमेंटल क्वेश्चन, रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन, प्रोविंग क्वेश्चन। क्वेश्चन भी हम बनाते थे अपने प्लान में, और एक्सपेक्टेड आंसर लर्नर से क्या होगा ये भी हम पहले से तय करके अपने लेसन प्लान में लिख लेते थे। तो प्रश्न भी हमारे, उत्तर भी हमारी इच्छा का, असेसमेंट भी हमारा। सो इट वाज फुल्ली टीचर कंट्रोल्ड प्लानिंग। कंस्ट्रक्टिविज्म में ऐसा नहीं होता। इन कंस्ट्रक्टिविज्म टीचर एक्ट्स एज ए फैसिलिटेटर। इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर, इंटरेक्शन अमंग लर्नर्स is very important. So learner themselves observe, critique, explain, find, explore, examine. Whenever they feel they are not able to do so, they ask the teacher to intervene, and then only teacher support as a facilitator. Otherwise, most of the time in constructivist classroom, it is the learner who is active. This is again a deviation from traditional behaviorist plan. और शायद इसीलिए हम इस सेशन में आज इस लेसन प्लानिंग की बात कर रहे हैं। So when we move towards the 5E plan, what 5Es are? Engage, explore, explain, elaborate और evaluate. ऐसा नहीं है कि ये 5E पत्थर पर लिखी लकीर है, इनमें बदलाव नहीं हो सकते। If you go through the literature, now people are talking about 7Es, now people are talking about 9Es. So you can plan it in any way, but the most common and most simple format of planning in constructivist approach is 5Es. So that's why we are talking about 5E approach today. तो यह 5E की बात है। इंगेज, बच्चों को संलग्न करना, एक्सप्लोर, बच्चों के द्वारा चीजों को खोजना, अन्वेषण करना, एक्सप्लेन, व्याख्या करना, एलेबोरेट, विस्तार देना, और इवैल्यूएट, मूल्यांकन करना। तो ये 5 अंग हैं पूरी कक्षा की योजना के। होल क्लासरूम प्लान basically revolve around these 5Es: engage, explore, evaluate, elaborate and explain, right? So let me try to explain you that what these 5Es are
और फिर मैं ये बताऊंगा कि अगर आपको प्लान बनाना है तो आप क्या क्या करेंगे। एग्जैक्ट प्लान आप अपने सब्जेक्ट में कैसे बनाएंगे, इसके लिए जब सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेशंस होंगे तब हम वहां चर्चा करेंगे। ATS ने 2013 में लिखा कि हम 5E अप्रोच क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग की अप्रोच है वो बच्चों में मेमोराइजेशन को बढ़ावा दे रही है, चीजों को रटने को, चीजों को याद करके रखने को, इसको बढ़ावा दे रही है। सो वी नीड टू प्रिवेंट दिस मेमोराइजेशन ऑफ सब्जेक्ट, इसको हमें रोकना होगा। वी नीड टू इन्वॉल्व आवर लर्नर्स एज एक्टिव लर्नर्स इन वेरियस एक्टिविटीज। तो क्लासरूम के अंदर भी जो एक्टिविटीज होंगी वो केवल क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे, वो केवल टीचर कुछ दिखा देगा और बच्चे कुछ देख लेंगे ये मात्र नहीं होगा, पैसिव लर्निंग नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम लर्नर्स विल बी इन्वॉल्व एज एक्टिव लर्नर्स इन क्लासरूम एक्टिविटीज। ये 5E अप्रोच की खूबी है। साथ ही आपको वेराइटी ऑफ टेक्निक्स और वेराइटी ऑफ स्ट्रैटेजीज यूज करनी होंगी विद इन द क्लासरूम टू डील विद अ पर्टिकुलर कंटेंट। You may involve different varieties. There is no limit. You may involve brainstorming, question answer, drama, painting, cooperative learning, teamwork, presentation, discussion, anything. It all depends upon the nature of the content with which you are dealing in your class. You may be doing a lesson in history. You may involve brainstorming and drama. You may be doing a plan in science. You may involve role play and painting. You may be doing something in language. You may involve them presentation skills, discussions. So it all depends that for which subject you are developing a plan, किस विषय के लिए आप अपना प्लान बना रहे हैं और उस विषय में जिस कंटेंट पर प्लान बना रहे हैं उस कंटेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। जब तक आप ये चीजें ध्यान नहीं रखते हैं तब तक आप एक अच्छा प्लान नहीं बनाते। फिर भी अगर हम एक 5E लेसन प्लान का टेम्पलेट देखने की कोशिश करें कि ये प्लान में होता क्या क्या है, मेन हिस्से कौन कौन से होते हैं हमारे प्लान के, अगर हम उन मेन हिस्सों पर पहले नजर डाल लें फिर उनकी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने लेसन प्लान में लिखते हैं कि किस सब्जेक्ट का लेसन प्लान है, किस ग्रेड के लिए बना रहे हैं। क्लास 6 का लेसन प्लान है, क्लास 8 का लेसन प्लान है, क्लास 9 का प्लान है, 10 का प्लान है, 11 या 12 का प्लान है। मटेरियल कौन सा यूज करेंगे ये भी अब हम पहले लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम यूनिट प्लान में डिसाइड कर चुके हैं। कल जब हमने यूनिट प्लान बनाया था तब हमने ये तय किया था कि ये यूनिट हम कितने लेसन्स में कंप्लीट करेंगे, और तब हमने जब यूनिट प्लान के अंदर हर लेसन का एक फॉर्मेट बनाया था वहां हमने लर्निंग आउटकम्स के बाद ये भी लिखा था कि ये हमारे मेन कंटेंट पॉइंट होंगे इस लेसन में और इनको पढ़ाने के लिए ये रिसोर्सेज हम यूज करेंगे। तो आप उन रिसोर्सेज की पहले से तैयारी रखेंगे, पहले से यू विल अरेंज इट, वेदर इट इज ई रिसोर्सेज और मटेरियल रिसोर्सेज, यू विल अरेंज दोज रिसोर्सेज फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द लेसन। देन लेसन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, लर्नर्स क्या सीखना चाहते हैं, व्हाट द लर्नर्स आर इंटेंडेड टू लर्न। स्पेलिंग मिस्टेक है स्लाइड में, अवॉइड करिएगा। व्हाट द लर्नर्स आर इंटेंडेड टू लर्न, नॉट लर्नर, राइट। देन फिर हम अपनी पांचों फेज के हिसाब से प्लान डिजाइन करते हैं, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट और इवैल्यूएट। इंगेज क्या होता है? इंगेज का मतलब होता है टू इंगेज द लर्नर, विद्यार्थियों को संलग्न करना, उनकी रुचि उत्पन्न करना। सो हाउ यू विल कैप्चर द लर्नर्स इंटरेस्ट, दिस इज द क्वेश्चन विच यू शुड आस्क टू योर सेल्फ whenever you are going to plan on any topic in your subject। आप अपने विषय में जो भी प्लान बनाने जा रहे हैं, जो भी पढ़ाने जा रहे हैं, उस शीर्षक के बारे में, उस टॉपिक के विषय में, उस सब्जेक्ट के विषय में, उस इंसिडेंट के विषय में, उस कंसेप्ट के विषय में आप बच्चों की रुचि कैसे जागृत करेंगे, हाउ। क्योंकि जब तक बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक बच्चे लर्न नहीं कर सकते। अगर आप कंस्ट्रक्टिविस्ट फिलोसफर्स को देखें तो इंटरेस्ट का इंपॉर्टेंस अब ब्रूनर ने बहुत अच्छे तरह से बताया है कि द इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लर्निंग। देन हाउ विल यू इंट्रोड्यूस न्यू नॉलेज, क्योंकि बच्चे कुछ नॉलेज लेकर आ रहे हैं, उनकी नॉलेज को पहले आपको पता करना होगा, उनका बैकग्राउंड स्कोर क्या है, उनकी बैकग्राउंड नॉलेज क्या है। जो टॉपिक, जो विषय आप पढ़ाने वाले हैं
वो जिस विषय पर आप चर्चा करने वाले हैं उस विषय के बारे में बच्चे कितना जानते हैं। सो हाउ यू कैन डू इट। हम ट्रेडिशनल प्लानिंग में क्या करते थे, हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाते थे, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछते थे, कहीं से भी कहानी जोड़ लेते थे, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन बना के एक क्वेश्चन पर प्रॉब्लमेटिक हो जाता था और वहां हम अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देते थे। दैट वाज द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ प्लानिंग। यहां ऐसा नहीं होता। यहां हम कोई पिक्चर यूज कर सकते हैं, कोई सॉन्ग यूज कर सकते हैं, कोई ड्रामा सीक्वेंस दिखा सकते हैं, कोई वीडियो दिखा सकते हैं, कोई स्टोरी के बारे में चर्चा कर सकते हैं, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो अबाउट द कंटेंट विच यू आर गोइंग टू टॉक टुडे। एंड remember that avoid direct questioning. You can ask questions if important, if it is essential to ask, but avoid questioning. Promote involvement of the learners in different activities. Through those activities, you develop their interest in the topic which you are going to deliver today. That is the engage phase. उसके बाद एक्सप्लोर फेज होता है, जहां बच्चे आज कौन कौन सी एक्टिविटीज करेंगे, एक तो उनका डिस्क्रिप्शन होता है और बच्चों को हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज देते हैं जो हमारे कंटेंट से रिलेटेड हो, जो कंटेंट हम आज डिलीवर करना चाहते हैं, जिस टॉपिक पर हम आज डिस्कशन करना चाहते हैं। लेकिन यहां एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अगर आप साइंस की बात करें तो साइंस में हम प्रोसेस स्किल्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो हम कौन सी प्रोसेस स्किल डेवलप करने वाले हैं इस टॉपिक के थ्रू, तो हमें ऐसी एक्टिविटीज डिजाइन करनी होंगी जो उन प्रोसेस स्किल्स को सब्सटेंशिएट करें, उनको सपोर्ट करें। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हम कौन सा लर्निंग आउटकम अचीव करना चाहते हैं, हम बच्चों में एक्सप्लेनेशन डेवलप करना चाहते हैं, हम बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना चाहते हैं, हम बच्चों में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हमें एक्टिविटीज डिजाइन करनी होंगी। और एक्सप्लोर फेज में मोस्टली हम लोग ग्रुप एक्टिविटीज को प्रेफर करते हैं, ताकि बच्चे एक दूसरे से, क्योंकि एंगेज फेज में हमने उनको एंगेज कर लिया, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, अब हम उनको इंटरेक्शन की अपॉर्चुनिटी देते हैं। फिर जो थर्ड फेज आती है जिसको हम एक्सप्लेन फेज कहते हैं, एक्चुअली टीचर का मीनिंगफुल इंटरवेंशन इसी फेज में होता है। इससे पहले के दोनों फेज में टीचर का रोल मिनिमल होता है। टीचर केवल एक सिचुएशन प्रोवाइडर होता है, एक सिनेरियो डेवलप करता है, स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करते हैं, अपने मीनिंग डेवलप करते हैं, कंसेप्ट्स जनरेट करते हैं, उन कंसेप्ट्स के एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। समटाइम्स दोज एक्सप्लेनेशन मे बी कंप्लीट, समटाइम्स नॉट। Sometimes you will find the different opinion on different scenarios among the students. Sometimes you may notice that when the students are presenting the outcome of the explore phase, there are certain misconceptions. उनके बीच में कुछ दुविधा है, कोई गलती है, उनकी सोच में कोई कमी है, कहीं वो कुछ मिस कर रहे हैं। वो जो मिस कर रहे हैं, वो जो कमी है, वहां आपका रोल आता है एज ए टीचर। यू इंटरवीन एंड यू प्रोवाइड दैट सपोर्ट टू द लर्नर। सो दैट कम्स इन एक्सप्लेन फेज। फिर इलेबोरेट फेज में आते हैं। जब हम इलेबोरेट फेज में आते हैं तो ये एक तरह से एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज का फेज है, कि एक्सप्लेन फेज में जो न्यू नॉलेज जनरेट हुई, जो नया ज्ञान निर्मित हुआ, उसको फर्दर इलेबोरेट करना, उसको फर्दर रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ जोड़ना, वास्तविक जीवन में इस ज्ञान की क्या उपयोगिता हो सकती है, उस उपयोगिता पर बात करना, कुछ नए शब्द आए हैं तो उन शब्दों का विश्लेषण करना। तो इलेबोरेट फेज अगेन लर्नर ओरिएंटेड फेज ज्यादा होता है विद द सपोर्ट ऑफ द टीचर। और जहां तक इवैल्यूएट फेज की बात है, जब हम 5 E's लिखते हैं तब हम भले ही इस E को लास्ट में लिखते हैं, बट इट कीप ऑन गोइंग थ्रू आउट द क्लास। यहां पर इवैल्यूएट फेज में हम जो असेसमेंट करते हैं टीचिंग लर्निंग के दौरान, उसका ऑब्जेक्टिव ये कम होता है कि बच्चे ने कितना सीखा या क्या सीखा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग हम कम करते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग हम ज्यादा करते हैं, कि हम बच्चों को ऐसी असेसमेंट एक्टिविटीज देते हैं जिससे बच्चे और सीखें। जैसे हम वर्कशीट देते हैं तो वर्कशीट का ऑब्जेक्टिव उनको पास या फेल करना या उनको ग्रेड देना नहीं होता। जो वर्कशीट हम क्लासरूम टीचिंग लर्निंग में यूज करते हैं, उन वर्कशीट्स का यूज हम करते हैं उनकी नॉलेज को सब्सटेंशिएट करने के लिए, उनके ज्ञान को मजबूती देने के लिए।
तो हम कंसेप्ट मैपिंग यूज करते हैं, कंटेंट एनालिसिस यूज करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क्स देते हैं, छोटे छोटे क्विजेज ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्ड पजल दे सकते हैं. वी कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स टू इवैल्यूएट, टू असेस द लर्नर्स प्रोग्रेस एज वेल एज टू फैसिलिटेट द लर्नर्स लर्निंग. तो जब इस तरह से हम प्लान डिजाइन करते हैं तो हमारा प्लान 5E बेस्ड लेसन प्लान होता है. आइए डेवलप करते हैं एक लेसन प्लान, एक हाइपोथेटिकल लेसन प्लान डेवलप करते हैं, क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपको शायद अभी तक मैंने जो बातें कही वो बातें बहुत थियोरेटिकल लगेंगी और आपको लगेगा कि नहीं, हमें क्या करना चाहिए वो हमें बताना चाहिए. तो मुझे लगा कि पहले हम बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कर लें, फिर हम लोग इसकी बात करेंगे. जब हम 5E बेस्ड लेसन प्लान बनाने जाते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे सामने क्या होता है? हमारे सामने होता है एक हमारा कंसेप्ट मैप, जिस कंसेप्ट मैप के बेस पर हमने कल डिसाइड कर लिया कि हम कौन से लेसन में क्या क्या टॉपिक सब टॉपिक पढ़ाएंगे. तो हमारे पास हमारे टॉपिक और सब टॉपिक होते हैं जो आज के लेसन में हमें डील करने, वो चाहे साइंस के हो, मैथ के हो, इंग्लिश के हो, सोशल साइंस के हो, किसी भी पेडागोजी सब्जेक्ट के हो, राइट. तो हमारे पास हमारा कंटेंट होता है, जो कंटेंट हमें इस एक लेसन के दौरान अचीव करना है. दूसरा होता है हमारा लर्नर, हमारे सामने हमारा विद्यार्थी, हमारा लर्नर होता है. और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये कंटेंट हमारे लर्नर को किस हद तक आना चाहिए, अप टू व्हाट एक्सटेंट, व्हाट आर आवर ऑब्जेक्टिव्स. तो जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं, सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे. तो अब मैं सबसे पहले आपको यह बताऊंगा कि अगर आपको अपने लेसन प्लान बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं तो वो आप कैसे बनाएंगे, फिर हम आगे बात करेंगे. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रेमिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट. नाउ, एक अच्छा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक अच्छे लर्निंग ऑब्जेक्टिव में 3 कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, 3 गुण होने चाहिए. पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि वो लर्निंग आउटकम्स को डिस्क्राइब करना चाहिए. एक लर्निंग आउटकम हर ऑब्जेक्टिव से जुड़ा होना चाहिए. दूसरा, एक अच्छा लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, टीचर ओरिएंटेड नहीं. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक or during the completion of this topic, teacher will explain the meaning of revolution. Teacher will explain the meaning of revolution. ये teacher oriented objective है. और अगर हम ये लिखें, after completion of this lesson, student explains the meaning of रेवोल्यूशन, तो ये स्टूडेंट ओरिएंटेड हो जाता है. विद्यार्थी रेवोल्यूशन का अर्थ की व्याख्या करेगा, ठीक है, या करता है. तीसरा, इसको मेजरेबल होना चाहिए. मेजरेबल मतलब कई बार हम लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव में, स्टूडेंट विल बी एबल टू नो, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न. अरे उन्होंने नो किया कि नहीं किया हमें कैसे पता लगेगा? उन्होंने लर्न किया कि नहीं किया हमें कैसे पता लगेगा? सो टू नो, टू लर्न, ये शब्दावली हमें यूज नहीं करनी चाहिए. स्टूडेंट लर्न्स, स्टूडेंट्स एसिमिलेट्स. अरे क्या एसिमिलेट किया? हाउ विल यू नो? सो द टर्मिनोलॉजी विच यू विल यूज इन योर ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल. जैसे स्टूडेंट एक्सप्लेन्स, स्टूडेंट डिफाइन, स्टूडेंट प्रेजेंट्स, स्टूडेंट डिफरेंशिएट, स्टूडेंट डिस्क्राइब. अर्थात वो जो करेगा, अगर हम उसी शब्दावली को, दैट काइंड ऑफ वोकेबुलरी वी आर यूजिंग, देन आवर ऑब्जेक्टिव इज measurable, otherwise it is not. So a good objective, good learning objective should be associated with the learning outcome which you have already decided during unit planning. It should be student oriented and it should be measurable. एक बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट है educationaltechnology.net पर, मैंने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा तो मुझे लगा आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए, जहां पर ABCD ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की बात हुई है
कि एक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स अगर हमें डिसाइड करना है तो हमें किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। और उसमें ए बिलोंग्स टू ऑडियंस, हमारा स्टूडेंट हमारा ऑडियंस है। अगर हम अपने स्टूडेंट के लिए प्लान बना रहे हैं, अगर मैं आप लोगों के लिए प्लान बना रहा हूं तो आप मेरे ऑडियंस हैं, आप मेरे ट्रेनी हैं। अगर मैं किसी प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के लिए प्रोग्राम बना रहा हूं तो वो मेरे कलीग्स मेरे ऑडियंस हैं। तो हु इज माई ऑडियंस, हु इज माई ऑडियंस? यदि विद्यार्थी मेरा ऑडियंस है तो मेरे ऑब्जेक्टिव विद्यार्थी को ध्यान में रखकर बनने चाहिए, स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए। देन बिहेवियर, the terminology which we will use to write to reflect our instructional objective should use the action verbs to define the observable and measurable behavior। जैसे मैंने आपको कहा, हमें ऐसे व्यवहार को ध्यान में रखते हुए ऐसे वर्ब्स का यूज करना है जो वर्ब मेजरेबल हों, ऑब्जर्वेबल हों। जैसे हमने लिखा स्टूडेंट डिफाइंस, तो यदि विद्यार्थी परिभाषा दे देगा तो यह ऑब्जर्वेबल है। लेकिन अगर हम लिखते हैं स्टूडेंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सो एंड सो, तो बच्चे ने उसका अर्थ समझा कि नहीं समझा कैसे पता लगेगा? या तो वो एक्सप्लेन करेगा तब पता लगेगा, या वो डिफाइन करेगा तब पता लगेगा, या वो उसके एग्जाम्पल देगा तब पता लगेगा। तो क्या हम इस अंडरस्टैंड टर्म को डिफाइन, एग्जाम्पलीफाई और एक्सप्लेन से रिप्लेस नहीं कर सकते? क्योंकि डिफाइन, एग्जाम्पलीफाई और एक्सप्लेन शब्द मेजरेबल एक्शन वर्ब्स हैं, अंडरस्टैंड मेजरेबल एक्शन वर्ब नहीं है, राइट? तो हमेशा मेजरेबल एक्शन वर्ब्स हमें रखनी चाहिए। तीसरा आता है कंडीशन। हम जो ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, कुछ जगह हम इन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हैं, स्पेशली साइंसेस में और खासतौर पर हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में। अगर कोई सिचुएशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वेयर दिस ऑब्जेक्टिव इज टू बी अचीव्ड, इट कैन बी लेबोरेटरी, इट कैन बी फील्ड। लाइक इफ स्टूडेंट्स होल्ड्स प्रॉपरली a test tube in a laboratory, so holding a test tube in laboratory is a skill। बहुत सारे विद्यार्थी विज्ञान में मैंने देखे हैं, बीएससी करके बीएड करने आते हैं, एमएससी करके बीएड करने आते हैं, उनके हाथ में आप टेस्ट ट्यूब दीजिए, उनको पता नहीं होता टेस्ट ट्यूब पकड़नी कैसे, कौन से हाथ में पकड़नी है। उनको आप थोड़ा सा मटेरियल दीजिए कि इसको जाके केमिकल बैलेंस पर बैलेंस करके लाइए, उनको पता नहीं होता केमिकल बैलेंस में मुझे बैलेंस कैसे करना है। So there are certain objectives which are situational, परिस्थिति जन्य है, जहां एक स्पेसिफिक सिचुएशन में, लेबोरेटरी में, फील्ड में उनको करना है। कुछ ऐसे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं। तो ये कंडीशन ऑप्शनल है, आपके ऑब्जेक्टिव का हिस्सा हो भी सकती है और नहीं भी। और डिग्री, डिग्री भी इंपॉर्टेंट है। लर्नर को किस हद तक एसेस करना है। एक्चुअली जो ऑब्जेक्टिव्स में अगर हम डिग्री इंक्लूड कर देते हैं तो फिर जब हम असेसमेंट करते हैं तो असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे हम एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस, स्पीड, एक्यूरेसी, इन सारी चीजों को लिख लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इनको ऑब्जेक्टिव्स में यूज नहीं करते। जो रिवाइज टेक्सोनॉमी 2001 में आई एंडरसन एंड क्रेथवाल की, पहले ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हम लोग यूज करते थे जो 1956 में आई थी। अब हम लोग वो टेक्सोनॉमी यूज नहीं करते, उसका रिवाइज वर्जन यूज करते हैं। अगर उसके हम कॉग्निटिव डोमेन के क्लासिफिकेशन को देखें तो वहां भी 6 लेवल्स हैं, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट। अब हम जब अपना कंटेंट हमारे सामने होता है, जैसे मैंने कहा कि जब हम प्लान बनाते हैं हमारे सामने हमारा कंटेंट होता है, उन कंटेंट में जो सब टॉपिक्स और टॉपिक्स हमें आज डील करने हैं, हमें यह तय करना होता है कि इसमें से कौन सा टॉपिक है, कौन सा सब कंसेप्ट है जिसके बारे में बच्चों को केवल याद करने की जरूरत है, उसको रिकॉग्नाइजिंग एंड रिकॉल लेवल पर ही किसके अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको उन्हें रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करना है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका उन्हें एनालिसिस करनी है, एवैल्यूएशन करना है, या कब उन्हें कोई नई चीज क्रिएट करनी है। इन ऑब्जेक्टिव्स की टेक्सोनॉमी का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि हर एक टॉपिक में यू विल अचीव ऑल दीज 6 लेवल्स। नो, देयर मे बी अ टॉपिक where you may focus only on understand and apply. There may be a topic where you may focus on remember, understand and analyze. There may be a topic where you may focus on remember, apply and evaluate. It all depends the topic which you are going to deal in your lesson. तो पहला तो मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से ये निकाल लीजिए कि जब मुझे ऑब्जेक्टिव बनाने हैं तो हर लेवल के ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। नहीं,
आपके कंटेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। कंटेंट के साथ साथ हो सकता है वही टॉपिक अगर आप क्लास 6 में पढ़ा रहे हैं तो क्लास 6 की रिक्वायरमेंट केवल रिमेंबर और अंडरस्टैंड हो, लेकिन क्लास 9th में वही रिक्वायरमेंट इवैल्यूएट और अप्लाई हो। बेसिक आइडिया आप क्लास 6 में देते हैं लेकिन उसकी एप्लीकेशन आप क्लास 9th में पढ़ा रहे हो, राइट। तो किस लेवल पर हमारे बच्चे हैं और कौन सा कंटेंट है, इनको जब तक हम ध्यान में नहीं रखेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स बेहतर नहीं बन सकते। ये कुछ एक्शन वर्ब्स हैं जो मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म पर आपको देने के लिए इंटरनेट में एक वेबसाइट से ली हैं और वहां टिप्स दे रखी थी, मुझे लगा आप लोगों के काम आएंगी कि हम कौन सी शब्दावली यूज करें। जैसे रिमेंबर लेवल का अगर हमें ऑब्जेक्टिव फ्रेम करना है तो वी कैन यूज टर्मिनोलॉजी लाइक लिस्ट, रिसाइट, आउटलाइन, डिफाइन, नेम, मैच, कोट, रिकॉल, आइडेंटिफाई, लेबल, रिकॉग्नाइज। स्टूडेंट विल बी एबल टू लेबल द पिक्चर। उसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए बायोलॉजी में पढ़ा रहे हैं और आपने बच्चों को पढ़ाया पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने अपने क्वेश्चन पेपर में या अपनी टीचिंग लर्निंग के दौरान एक एक्टिविटी के फॉर्म में उनको एक जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी इमेज क्लास में डिस्ट्रीब्यूट की और बच्चों से कहा कि इसमें जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको लेबल करके उनके फंक्शंस लिखिए। So it means they need to remember that what is the name of which organ. So they will be able to label the name of the organ in the picture of digestive system. This will be your objective, which is a remember based objective. Understand level पर हम terminology use करते हैं describe, explain, paraphrase, restate, cite examples, summarize, contrast, interpret, discuss. इस तरह के एग्जाम्पल हम अंडरस्टैंड लेवल पर यूज करते हैं। मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और आपने हिस्ट्री में पढ़ाया टॉपिक महाराणा प्रताप और मान सिंह की लड़ाई, हल्दी घाटी का युद्ध। वी ऑल नो इट वाज फॉट बिटवीन महाराणा प्रताप एंड मान सिंह। इट वाज नॉट फॉट बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप, विच इज अ कॉमन। द आर्मी वाज ऑफ अकबर बट इट वाज बीइंग लेड बाय मान सिंह, नॉट बाय Akbar. Akbar was not there in the battlefield. Anyway, if suppose this is the topic, and if you explain, if you show a picture or show an image or show a small video on the whole scenario, what happened in that battlefield, because there are many stories. Once you visit the Haldi Ghati, you see all these stories live there, right? So, अगर आप बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं तो आप क्या बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि खाली वो नाम बताएंगे कि लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई? नहीं, दिस इज नॉट योर ऑब्जेक्टिव। रिमेंबर लेवल का ऑब्जेक्टिव यहां काम नहीं करेगा। यहां काम करेगा वो लड़ाई क्यों हुई, उसके क्या परिणाम हुए, उसके क्या रीजन थे, उस लड़ाई में क्या चीजें स्टेक पर थीं, उसका भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। सो इट मींस you need that your learner should describe and explain the situations. तो यहां आपको अंडरस्टैंड लेवल के ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ेंगे, यहां आपको रिमेंबर लेवल के ऑब्जेक्टिव से काम नहीं चलेगा। सिमिलरली आप कई बार मैथमेटिक्स में, मैं एक सब्जेक्ट के थोड़े एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं, कई बार आपको एप्लीकेशन लेवल के एग्जांपल्स बनाने पड़ते हैं। साइंस में बनाते हैं आप, मैथमेटिक्स में बनाते हैं आप, सोशल साइंसेज में भी बनाते हैं, ज्योग्राफी में बनाते हैं, लैंग्वेज में बनाते हैं। तो हमारे ऑब्जेक्टिव की लैंग्वेज बदल जाती है। यहां हम टर्म यूज करते हैं कैलकुलेट, प्रेडिक्ट, अप्लाई, सॉल्व, इलस्ट्रेट, यूज, डेमोन्स्ट्रेट, डिटरमाइन, क्रिएट अ मॉडल, परफॉर्म, प्रेजेंट। ये सारी लैंग्वेज हो जाती है। स्टूडेंट will be able to calculate, a student will be able to predict, a student will be able to demonstrate, right? So such kind of terminologies we use. मान लीजिए हमने बच्चों को concept पढ़ाया mixed fraction in mathematics study. I have also taken this same example. Mixed fraction पढ़ाने के बाद क्या बच्चे mixed fraction के addition के सवाल with different denominators solve कर सकते हैं? अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव है तो आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा स्टूडेंट विल बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ये आपका फिक्स्ड एक ऑब्जेक्टिव बन गया जो बहुत स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, बता रहा है कि स्टूडेंट क्या करेंगे तो हो जाएगा। जब आप एनालाइज लेवल पर ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो यू यूज टर्मिनोलॉजी लाइक क्लासिफाई, ब्रेक डाउन, कैटेगराइज, एनालाइज,
ड्रॉ अ डायग्राम, इलस्ट्रेट, क्रिटिसाइज। तो इस तरह के हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बना लेते हैं। इसी तरह से इवैल्यूएट लेवल पर जब हमें कोई चीज चूज करने को उन्हें कहा जाए, किसी चीज के सपोर्ट या किसी चीज को जज करने को कहा जाए, किसी चीज की क्रिटिकल एनालिसिस करने को कहा जाए, जैसे आप ज्योग्राफी का हिस्ट्री का फिर हम एक एग्जांपल यहाँ ले सकते हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल साइंस के ऑलरेडी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, सो आई एम नॉट टेकिंग एनी एग्जांपल फ्रॉम दिस। सो मान लीजिए आपने बच्चों को पढ़ाया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन हिस्ट्री में है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके विरोध में भारत में बहुत आंदोलन हुआ, लाजपत राय को लाठियां खानी पड़ी। वी ऑल नो दैट हिस्ट्री। नाउ इफ यू आस्क योर स्टूडेंट्स एंड इफ यू आर टीचिंग स्पेशली इन हायर क्लासेस 9th 10th 11th 12th, देन डेफिनेटली योर ऑब्जेक्टिव विल नॉट बी कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे, साइमन कमीशन कब भारत आया। These are all remember level objectives. These are not the objectives of higher level. You need to create the objectives of higher level. कि साइमन कमीशन के आने के क्या कारण थे? How will you judge the impact of Simon Commission on Indian politics? भारतीय राजनीति पर साइमन कमीशन के आने का क्या प्रभाव पड़ा, इसकी आप जजमेंट कैसे करते हैं, आप इसको कैसे इवेल्युएट करते हैं? तो आपकी लैंग्वेज बदल जाती है। क्रिएट लेवल के ऑब्जेक्टिव तब होते हैं जब हम उनको कोई डिजाइन बनाने को दें, कोई फॉर्मुलेट करने को कहें, कोई मॉडल बिल्ड करने को कहें, कोई चीज इन्वेंट करने को कहें, कोई चीज कंपोज करने को कहें। जैसे आप उनको कोई एक थीम देकर के, मान लीजिए इंग्लिश में हिंदी में पढ़ा रहे हैं आप, और आपने उनको एक थीम पढ़ाई, क्योंकि आपको मान लीजिए उन्हें काव्य के गुण पढ़ाने, कि काव्य में रस होना चाहिए, छंद होने चाहिए, अलंकार होने चाहिए, साहित्यिक भाषा होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपने पढ़ाई मान लीजिए हिंदी में फॉर एग्जाम्पल। और आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो इन सारे गुणों को ध्यान में रखते हुए एक किसी दी हुई परिस्थिति में एक 4 पंक्ति का मुक्तक रच सके। सो दैट इज अ क्रिएट लेवल ऑब्जेक्टिव that you will ask your students to compose, that the students will be able to compose a small poetry on a given situation or on this picture which has been shown to them. या कई बार आप उनको कोई परिस्थिति देकर उस पर कहानी लिखने को कहते हैं। भारत साहित्य में होता है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में होता है, इंडियन इंग्लिश बोथ। तो वो इफ यू आस्क देम टू राइट अ स्टोरी, इट इज अ कंपोजिशन, so they will create. So that create level objective is that, right? So in this way you basically develop the objectives. आप जितने अच्छे क्लियर ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, आपकी प्लानिंग उतनी ही आसान हो जाती है। नॉर्मली जब हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो ऑब्जेक्टिव के 2 हिस्से होते हैं, एक नॉलेज डायमेंशन होता है, कॉग्निटिव प्रोसेस डायमेंशन होता है। हर एक ऑब्जेक्टिव का जो नॉलेज डायमेंशन होता है उसमें हम फैक्चुअल लर्निंग की बात करते हैं, कई बार हम केवल फैक्ट्स की बात करते हैं। आप देखिए जब आप अपने कंटेंट को एनालाइज करेंगे तब आप देखेंगे कि मेरे कंटेंट में फैक्ट्स हैं, तो अगर इसमें फैक्ट्स हैं तो वो फैक्चुअल लेवल का ऑब्जेक्टिव होगा। कई बार टर्मिनोलॉजी की नॉलेज है, कई बार कुछ एलिमेंट्स की बात है। अगर उसमें कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ संप्रत्यय इन्वॉल्व हैं, तो वो कंसेप्चुअल लेवल का ऑब्जेक्टिव होगा। अगर वहां कोई प्रक्रिया है, कोई प्रोसेस है, कोई स्टेप्स हैं, कई बार हम किसी चीज के स्टेप्स उनको सिखा रहे होते हैं, कई बार उनको हम कोई साइकिल पढ़ा रहे होते हैं, वाटर साइकिल पढ़ा रहे हैं, प्रोसेस है, कार्बन साइकिल पढ़ा रहे हैं, प्रोसेस है, पौधे का उगना पढ़ा रहे हैं, पौधे का बीज से पौधा बनना, इट इज अ प्रोसेस। तो अगर हम इस तरह की चीजें पढ़ा रहे हैं तो ये प्रोसीजरल नॉलेज हो जाती है। और कई बार हम उनके हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप करते हैं, उनको सेल्फ इवेल्युएटिव बनाते हैं, वो जो जांच जान रहे हैं उसकी स्वयं जांच कर सकें, उनको कोई स्ट्रैटेजिक नॉलेज देते हैं, किसी चीज के कंटेक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं, कोई कंडीशनल नॉलेज देते हैं, तो वो मेटाकॉग्निटिव नॉलेज हो जाती है। तो हर एक ऑब्जेक्टिव का एक नॉलेज डायमेंशन होता है और हर एक ऑब्जेक्टिव का एक कॉग्निटिव प्रोसेस डायमेंशन होता है। जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव रिमेंबर लेवल पर है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर है, अप्लाई लेवल पर है। इसके लिए हम जब रिमेंबर लेवल पर कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, जहां बच्चों को कोई चीज रिकॉग्नाइज या रिकॉल करनी हो केवल अपनी याददाश्त के आधार पर, मेमोरी के आधार पर, लेकिन जहां उनको इंटरप्रेट करना है, एग्जाम्पल्स देने हैं, क्लासिफिकेशंस देने हैं, समराइजेशन करना है, कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ करना है, कोई कंपैरिजन करना है, कोई एक्सप्लेनेशन देना है, तो वो अंडरस्टैंड लेवल ऑब्जेक्टिव हो जाता है। जहां उनको कोई दी हुई जो नॉलेज है उसको एग्जीक्यूट करना है तो वो अप्लाई लेवल ऑब्जेक्टिव हो जाता है। अब ये भी देखिएगा कि अलग अलग लेवल पर ये ऑब्जेक्टिव बदल जाते हैं। हो सकता है जब आप
इंगेज के बाद एक्सप्लोर फेज में है, तब शायद आपके ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंड लेवल के होंगे, लेकिन जहां आप एक्सप्लेन फेज में पहुंचेंगे और इलेबोरेट फेज में पहुंचेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव अप्लाई और एनालाइज लेवल पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इलेबोरेट फेज में आप रिमेंबर और अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं करते, इवैल्यूएटिंग हम चेकिंग करते हैं, क्रिटिकिंग करते हैं। तो ये 17 डायमेंशंस हैं जो कॉग्निटिव प्रोसेस डायमेंशन है। हर एक ऑब्जेक्टिव में ये दोनों डायमेंशंस होती हैं। मैं यहां कुछ ऑब्जेक्टिव एग्जांपल की तरह लेता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं। लिस्टिंग द टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, डिफाइनिंग डेमोक्रेसी, distinguishing between square and rectangle, giving examples of service। यहां ध्यान से देखिए, लिस्टिंग द टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो ये लिस्टिंग जो है ये बिहेवियरल टर्म है कि यदि बच्चे लिस्ट बना पाएंगे हम देख लेंगे, मेजरेबल है। डिफाइनिंग डेमोक्रेसी, वो डेफिनेशन दे पाएंगे, मेजरेबल है। डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, वो अगर स्क्वायर और रेक्टेंगल में अंतर बता पाएंगे, ये ऑब्जर्वेबल है, मेजरेबल टर्म है। गिविंग द एग्जांपल्स ऑफ सर्विसेज, कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज पढ़ा रहे हैं, तो उन सर्विसेज के अगर वो एग्जांपल दे पाते हैं तो। एक्सप्लेनिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर, यहां वो एक्सप्लेन कर पाएंगे, ये भी एक ऑब्जर्वेबल टर्म है। रिकॉर्डिंग द की पॉइंट्स ऑफ अ लेक्चर ऑन लिटरेचर, उनको कोई लेक्चर आपने दिखाया लिटरेचर में, अंग्रेजी या हिंदी की कक्षा में, और उसके अगर वो की पॉइंट्स अपनी कॉपी पर रिकॉर्ड कर पा रहे हैं तो इट इज अगेन एन ऑब्जर्वेबल टर्म। कंपेयरिंग द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, जहां वो कंपैरिजन कर पा रहे हैं, बायोलॉजी से एक एग्जांपल है, तो ये भी एक ऑब्जर्वेबल है। सॉल्विंग अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यूजिंग मोर देन वन फार्मूला, तो यहां वो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, तो ये भी एक एग्जांपल है। इन्फरिंग अ कंक्लूजन फ्रॉम अ ग्राफ, आपने उनको कोई ग्राफ दिया, अगर वो उसमें कोई कंक्लूजन इन्फर कर पा रहे हैं तो ये भी एक ऑब्जर्वेबल टर्म है। मेकिंग ए डिवाइस फ्रॉम हाउस होल्ड गुड्स टू एक्सप्लेन एनी साइंटिफिक फिनोमिना, विज्ञान में आपने उन्हें कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया और बच्चों से कहा कि आपके घर में जो सामान है उससे कोई ऐसा डिवाइस बनाओ जो इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सके, तो ये क्रिएट लेवल का ऑब्जेक्टिव है जो आप कई बार साइंस की क्लास में बच्चों को देते हैं, होम बेस्ड मटेरियल को यूज करके, हाउस होल्ड मटेरियल को यूज करके कोई डिवाइस बनाने का, तो ये भी एक ऑब्जर्व, अगर वो डिवाइस बनाकर ले आते हैं तो ये ऑब्जर्वेबल है। डिजाइनिंग अ रोल प्ले टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशन बिटवीन कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर, ये भी एक कॉमर्स का एग्जांपल है। तो ये जिस तरह की जो टर्मिनोलॉजी है, इन्फरिंग, मेकिंग, डिजाइनिंग, जब हम इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं तब हम अच्छा ऑब्जेक्टिव लिख पाते हैं, क्योंकि मैगर ने कहा था एक अच्छे ऑब्जेक्टिव में 3 लक्षण होने चाहिए, हर एक ऑब्जेक्टिव का स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव में लर्निंग कहाँ हो रही है, वो सिचुएशन होनी चाहिए, और कितने स्पेसिफिक लेवल का वो ऑब्जेक्टिव है वो स्पेसिफाई होना चाहिए। इसको मैं फिर एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। आप एक ही एग्जांपल देखिए। पहले एक स्टूडेंट ने एक ऑब्जेक्टिव बनाया, लर्नर्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ हीट। उसी टॉपिक पर एक दूसरे स्टूडेंट ने ऑब्जेक्टिव बनाया, लर्नर्स विल बी एबल टू लिस्ट द हॉट एंड कोल्ड आइटम्स बेस्ड ऑन देयर डेली एक्सपीरियंसेस। एक तीसरे लर्नर ने उसी टॉपिक पर ऑब्जेक्टिव बनाया, लर्नर्स विल बी एबल टू लिस्ट द 3 हॉट एंड 3 कोल्ड आइटम्स बेस्ड ऑन देयर डेली एक्सपीरियंसेस एट होम। देखिए तीनों हीट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पहला ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, लर्नर्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ हीट, हमें नहीं पता लगेगा कि उन्होंने हीट में क्या सीखा, क्या उनका अंडरस्टैंडिंग हुआ। इट इज नॉट ऑब्जर्वेबल, सो इट इज नॉट अ गुड ऑब्जेक्टिव। सेकेंड ऑब्जेक्टिव एक्सेप्टेबल है कि वो अपने डेली एक्सपीरियंसेस के बेस पर गर्म और ठंडे आइटम्स की लिस्ट बना पा रहे हैं, तो यहां पर लिस्टिंग है, ऑब्जर्वेबल है, लेकिन कितने गर्म और कितने ठंडे आइटम, यहां पर उसकी लिमिट एक्सप्लेन नहीं है। जबकि तीसरे ऑब्जेक्टिव में बेहतर तरीके से उसकी लिमिट भी एक्सप्लेन कर दी गई है कि अगर 3 ठंडे और 3 गर्म आइटम्स की वो लिस्ट बना पाते हैं तो इसका मतलब है कि उनको पता है हीट क्या होती है, राइट। तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाते समय ध्यान रखना है कि आप कितने स्पेसिफिक हो पाते हैं, कितने, जितना बेहतर आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा उतनी अच्छी आप प्लानिंग कर पाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं उनकी बात नहीं करता हूं, अब मैं सीधे आता हूं प्लानिंग पर। ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद जो आपको पहला काम अपने लेसन प्लान में करना है वो है एंगेज फेज के बारे में सोचना, जो पहला ई है लेसन प्लान का। टॉपिक डिसाइड हो गया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गए, तो प्लान बनाना हमने शुरू कर दिया। एंगेज का ऑब्जेक्टिव क्या है? एंगेज का ऑब्जेक्टिव है विद्यार्थियों की अटेंशन गेन करना। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसी एक्टिविटीज डिजाइन करेंगे जिससे हम लर्नर्स की अटेंशन को कैप्चर कर सकें,
उनकी थिंकिंग को स्टिमुलेट कर सकें, उनको हम एनकरेज कर सकें कि उनकी जो प्रायर नॉलेज है किसी भी थीम या टॉपिक के बारे में, जो आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है, उसको वो हमारे साथ शेयर करें। वो केवल हमारे साथ शेयर नहीं करें, सबके साथ शेयर करें। लेकिन ध्यान रखिए, एंगेज फेज में इन योर लेसन प्लान यू शुड अवॉइड एक्सेस क्वेश्चनिंग। अपनी तरफ से बहुत सारे प्रश्न आपको लेसन प्लान में नहीं पूछने चाहिए। मेक इट मोर एक्टिविटी सेंटर्ड, डिस्कशन बेस्ड एंड लर्नर सेंट्रिक। और अगर आप क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं तो एंगेज फेज में वाई वाले क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है, नहीं। योर ऑब्जेक्टिव इज टू गेनिंग द अटेंशन एंड डेवलपिंग देयर इंटरेस्ट, सो योर फोकस शुड बी मोर ऑन व्हाट एंड हाउ एंड लेस फोकस शुड बी ऑन वाई, इफ एट ऑल यू आर मेकिंग क्वेश्चंस इन योर एंगेज फेज। अगर क्वेश्चंस हैं तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर आप उनको कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन या सिनेरियो डिस्कस कर सकते हैं कि आज हम एक कहानी सुनाते हैं, आज एक सिचुएशन ऐसी हुई, अखबार में आज हमने ये पढ़ा, न्यूज़पेपर क्लिप्स यूज कर सकते हैं, उनको कोई सरप्राइजिंग इवेंट शो कर सकते हैं जिसकी वो एक्सपेक्टेशन ना कर रहे हो, और फिर स्टूडेंट से पूछें कि इसके बारे में उनके आइडियाज क्या हैं। जब स्टूडेंट अपने आइडियाज शेयर करेंगे तब धीरे धीरे आप अपनी जो आज की प्रॉब्लम है या जो आज आपका टॉपिक है उसको आप जस्टिफाई करेंगे कि यस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टुडे। कोशिश करिए कि अगर आप कोई सिचुएशन प्रेजेंट कर रहे हैं एंगेज फेज में अपने लेसन प्लान में, तो वो एक ऐसी सिचुएशन हो जो लर्नर्स का परसेप्शन जिसमें अलग अलग हो। एक ही तरह से सारे विद्यार्थी उस सिचुएशन को परसीव ना कर रहे हैं, क्योंकि जब अलग अलग तरह से विद्यार्थी एक ही सिचुएशन को परसीव करते हैं तो उनमें एंगेजमेंट ज्यादा होता है, उनमें डिस्कशन ज्यादा होता है, उनमें शेयरिंग ऑफ द आइडियाज ज्यादा होता है। हमने एक बार अपने बच्चों को एंगेज कर लिया, कोई एक्टिविटी दिखाकर, कोई वीडियो क्लिप दिखाकर, कोई पिक्चर दिखाकर, कोई कहानी सुनाकर, कोई छोटा सा न्यूज़पेपर क्लिप यूज करके, या कुछ क्वेश्चंस पूछकर, और हमने अपना टॉपिक वहां से ड्रॉ कर लिया, अपनी प्रॉब्लम वहां से जो हमें आज डिस्कस करनी है वो ड्रॉ कर ली। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सप्लोर फेज में। यहां भी टीचर का इन्वॉल्वमेंट, जैसा मैंने बताया था, बहुत कम हो रहा था, क्योंकि अब टॉपिक आइडेंटिफाई हो गया है कि आज हमें इसी टॉपिक पर डिस्कशन करना है। तो वो जो कॉमन सिचुएशन थी, कॉमन कहानी थी, कॉमन सिनेरियो था, कोई पिक्चर थी, कोई मूवी थी, कोई वीडियो क्लिप थी, उससे अब हम अपने टॉपिक की तरफ आ गए। जब हम अपने टॉपिक की तरफ आ गए, अब स्टूडेंट से कहिए कि वो इस टॉपिक के बारे में अपने आइडियाज शेयर करें। दे कैन शेयर इट इंडिविजुअली, दे कैन शेयर इट ग्रुप। आजकल की जैसे ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग सिनेरियो है, तो कई बार वो ये शेयरिंग क्लासरूम में कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और फेस टू फेस क्लास नहीं ले रहे हैं, तो वो चैट रूम में अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग अपने क्वेश्चंस चैट रूम में मेंशन करते हैं कई बार। उसके अलावा आप अपने वर्क प्लेस से भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, एक्सप्लोर फेज में हमें बच्चों को समय देना है। वी नीड टू गिव देम टाइम टू थिंक अबाउट द टॉपिक, टू प्लान इफ दे वांट टू स्टडी अबाउट दिस टॉपिक व्हाट दे विल डू, to give them time to investigate about the topic. Let them collect information from various sources about the topic. If possible, use hands-on activities as much as possible in this phase. क्योंकि यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस एक्सप्लोर फेज का, वो ये है कि जो हमारा आज का डिस्कशन टॉपिक है या जो कंसेप्ट हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं, उस कंसेप्ट के बारे में बच्चे अपने आप कितनी नॉलेज गेन कर सकते हैं, मैक्सिमम नॉलेज वो अपने आप गेन करें। हमें पहले उन्हें इस चीज की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। वो चाहे कहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके करें, वो ग्रुप वर्क करके करें, वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करके करें। गिव देम अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर आइडियाज, गिव देम अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर। दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोरेशन अबाउट द कंसेप्ट, एंड इसीलिए हमने इसको लिखा है लर्निंग बाय डूइंग। हम उनको कई बार अपनी तरफ से कुछ मटेरियल दे सकते हैं। वी कैन प्लान इन लेसन प्लान कि हम बच्चों को कुछ मटेरियल देंगे जिससे वो एक्सप्लोरेशन कर सकें, एक्सपेरिमेंटेशन कर सकें। हम उनको टीम्स वर्क दे सकते हैं। हम उनकी इंक्वायरी को इंप्रूव प्रमोट कर सकते हैं। हम उनको पैटर्न आइडेंटिफाई करने को कह सकते हैं, सीक्वेंस आइडेंटिफाई करने को कह सकते हैं, प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज को यूज करने के लिए कह सकते हैं। हमें उनको मैक्सिमम कम्युनिकेशन और एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए एनकरेज करना है। वी नीड टू एनकरेज देम for communication and sharing the experiences. This will your explore phase, which is the second phase of your plan. Then comes the explanation.
एक्सप्लेनेशन इज जनरली कंसीडर्ड एज अ टीचर लेड फेज। एक्सप्लेनेशन वो फेज है जहां टीचर कंपैरेटिवली ज्यादा एक्टिव होता है पिछली दो फेजेस से, क्योंकि यहां लर्नर अपने जो प्रॉब्लम्स आई हैं उस पर न्यू नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, न्यू नॉलेज सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। तो कई बार उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है, कई बार वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी पूरी जो कंस्ट्रक्टिविस्ट फिलॉसफी है, ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रैक्टिसेस हम यूज करते हैं लेसन प्लानिंग में, वहां हमें लर्नर्स को एनकरेज करना है फॉर क्वेश्चनिंग। अपनी तरफ से प्रश्न पूछने की बजाय हमें विद्यार्थियों को एनकरेज करना है कि वे प्रश्न पूछें, खुद उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। नहीं मिलता है साथियों के साथ, पीयर्स के साथ डिस्कस करके ढूंढें। वहां भी नहीं मिलता है, देन दे कैन अप्रोच टू द टीचर एंड गेट द क्लैरिफिकेशन। उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए कि उनको जो नए कॉन्सेप्ट्स प्रेजेंट हुए हैं उनको वो अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के साथ कनेक्ट करें और जो मेन आइडिया है उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उनमें डेवलप हो जाए। तो उनमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और उनमें डिड्यूसिंग आ जाए। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसके लिए हम उनका जो आइडिया है, उनका जो वर्जन है किसी कंसेप्ट के बारे में, हम उसकी एक्सप्लेनेशन को कह सकते हैं, हम उनको डेटा प्रेजेंट करने को कह सकते हैं, हम उनको कोई मॉडल एक्सप्लेन करने को कह सकते हैं, जो सोल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है हम उसको रिव्यू करने को कह सकते हैं। अब हिस्ट्री में या सोशल साइंसेज में, कॉमर्स में, कई सब्जेक्ट्स में हम कई बार उनको समराइज करने को कहते हैं। साइंसेज में कई बार हम उनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए कहते हैं, रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए कहते हैं। तो many things we can do in explain phase if we want to do it. Then comes the elaborate phase, which is the fourth phase of your lesson plan. इस फेज में हम क्या करते हैं, हम जो नए कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन फेज में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, जो हमारे मेन टॉपिक्स, सब टॉपिक्स जो हमने एक्सप्लेन फेज में इंट्रोड्यूस किए हैं लर्नर्स के पास, वहां हमने कोशिश की वो उनको अपनी प्रीवियस नॉलेज से जोड़ें, लेकिन यहां हमें कोशिश करनी है कि वो उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में और आगे जाने, उनके एप्लीकेशंस जाने। जो ज्ञान उन्होंने एक्सप्लेन फेज में अर्जित किया है, द नॉलेज विच दे हैव कंस्ट्रक्टेड इन दैट थर्ड फेज, दे शुड यूज दैट नॉलेज, दे शुड अप्लाई दैट नॉलेज इन रियल वर्ल्ड। कि रियल वर्ल्ड सिचुएशन अगर उनके सामने आएंगी, उनका समाधान कैसे करेंगे। तो जो एग्जाम्पल देने का पोर्शन है, या जहां आपको जो कंसेप्ट आप पढ़ा रहे हैं उसको रियल लाइफ से जब कनेक्ट करना है, वो आप यहां करेंगे अपने प्लानिंग में। जहां रियल लाइफ कनेक्शंस की बात है, एप्लीकेशन पार्ट की बात है, उनको आप न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए देते हैं, उनको प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए देते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो पार्ट है वो इलेबोरेट फेज में आएगा, ताकि जो कंसेप्ट आज इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कंसेप्ट हमने आज के अपने लेसन में स्टूडेंट्स को दिया है, वो उसके एप्लीकेशंस, उसके फर्दर यूज और उसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ सकें। सो अगेन इट इज अ एक्टिविटी सेंटर्ड फेज। इसमें हम उनको प्रैक्टिस स्किल्स की बात करा सकते हैं, उनको ब्रॉडर और डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कह सकते हैं, उनको कई बार नए प्रोडक्ट और नए आइडियाज को प्रमोट करते हैं, उनको डेवलप करने के लिए कह सकते हैं। फिर इवैल्यूएट फेज में हम क्या करते हैं, जैसा मैंने कहा, इवैल्यूएट फेज का ऑब्जेक्टिव ये है कि पूरे लेसन के दौरान जो कॉन्सेप्ट, सब कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए, जिन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर किए गए, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सबसे पहले बनाए थे, उन ऑब्जेक्टिव्स को हमने कितना अचीव किया। तो ये एक ऑनगोइंग डायग्नोस्टिक प्रोसेस की तरह काम करता है। 5E अप्रोच में या जो कंस्ट्रक्टिविस्ट प्लानिंग है, इसमें हम इवैल्यूएट को एंड अप्रोच की तरह नहीं लेते कि क्या सीखा बस ये जान लें। दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन। हम इसको बीच बीच में यूज करते रहते हैं। हो सकता है हम एक्सप्लेन फेज में भी कोई उनको छोटी एक्टिविटी दे दें, कोई उनको वर्ड पजल दे दें, कोई उनको 3 मिनट इंटरव्यू एक्टिविटी दे दें। बहुत सारी ग्रुप असेसमेंट एक्टिविटीज हैं, जो हम वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज हैं जिनकी चर्चा हम लोग जब असेसमेंट की बात करेंगे तो करेंगे, उनको हम कर सकते हैं। हमें लर्नर्स को एनकरेज करना है सो दैट दे असेस देयर अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटीज। हम पीयर असेसमेंट एक्टिविटीज भी यहाँ इन्वॉल्व कर सकते हैं। हम स्टूडेंट को ही स्टूडेंट्स को असेस करने के लिए कह सकते हैं। यहाँ कम्युनिकेशन जो टीचर और लर्नर के बीच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट शुड बी बेस्ड ऑन कॉन्क्रीट एविडेंसेस ऑफ लर्निंग। हमें ये देखना होगा कि वेदर लर्नर्स हैव अटेन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट्स एंड नॉलेज और नॉट, एंड इफ सम मॉडिफिकेशन और डायरेक्शन टू चेंज आर रिक्वायर्ड, अ टीचर शुड डू दैट। तो हम ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट यूज कर सकते हैं,
हम अचीवमेंट टेस्ट यूज कर सकते हैं, हम क्विजेस बना सकते हैं, हम इंटरव्यू ले सकते हैं, हम कंसेप्ट मैप बनाने को दे सकते हैं, हम माइंड मैप्स यूज कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस करा सकते हैं, परफॉर्मेंस असेसमेंट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो बनाने को दे सकते हैं. So there are many ways basically to evaluate the understanding and knowledge which the learners have created throughout the teaching. तो इस तरह से जो हमारा प्लान होता है, ये बेसिक मैंने आपको एक प्लान का पूरा स्ट्रक्चर बता दिया कि अगर आपको अपनी टीचिंग का प्लान बनाना है तो कैसे बनाएंगे. आज मैंने आपसे साइंस का प्लान कैसे बनाएंगे, मैथमेटिक्स का प्लान कैसे बनाएंगे, सोशल साइंस का प्लान कैसे बनाएंगे, इसकी बात नहीं की. इसकी बात हम लोग करेंगे जब हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्लानिंग में आएंगे. जो भी एक्सपर्ट साइंस के प्लान की बात करने आएंगे वो साइंस की बात करेंगे, जो सोशल साइंस की बात करने आएंगे वो सोशल साइंस की बात करेंगे. पूरा 1 घंटा उस दिन हम एक सब्जेक्ट पर ही देंगे. 45 मिनट्स का सेशन होगा, सॉरी, वो 45 मिनट सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेसन प्लानिंग पर होगा. जो लैंग्वेज की बात करेंगे वो लैंग्वेज की बात करेंगे. तो मुझे लगता है कि आज जो मैंने डिस्कस आपके साथ किया, वट एवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई हैव गिवन टू यू, इट विल हेल्प यू टू डेवलप योर प्लान and it will basically give you the insight that how 5B plans are effective. Focus on developing good objectives, focus on analyzing the content, topics and subtopics, focus on thinking about the activities which are best suited for any topic or subtopic. What activity should be for explain phase, what activity should be for explore phase, what activity should be in elaborate phase. You plan all these things, so that when you will sit with the paper to make a plan, you will make a very effective lesson plan. I am sure that today's discussion will help you to develop a very effective lesson plan. I am watching your comments. Hardly there is any question. Most of the people are putting the comments either in form of their attendance or they are saying that the session is good. प्रतिभा जी का एक सवाल है, what is the difference between evaluation and assessment? प्रतिभा, इवैल्यूएशन और असेसमेंट में जो बेसिक डिफरेंस है वो वैल्यू जजमेंट है. इवैल्यूएशन में वैल्यू जजमेंट ऐड हो जाता है असेसमेंट इंफॉर्मेशन के साथ. असेसमेंट जो है उसमें वैल्यू जजमेंट नहीं होता. हम किसी को पास फेल, अच्छा बुरा, असेसमेंट में वो नहीं करते. जबकि वैल्यू जजमेंट जब जुड़ जाता है तो वो इवैल्यूएशन हो जाता है. जिस दिन हम इवैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे जिस सेशन में, वहाँ हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच for listening me, and now in afternoon sessions you will do the remaining part of your unit planning which is left with you. Make sure that you have developed at least one unit plan in each session, in each subject. तो one unit plan in each subject. तो अगर आपका साइंस और सोशल साइंस है तो एक साइंस में, एक सोशल साइंस में. अगर मैथ और इंग्लिश है तो एक मैथ में, एक इंग्लिश में. आपको अपने यूनिट प्लान्स आज कंप्लीट कर लेने हैं, क्योंकि कल से हमारा फोकस दूसरी चीज़ों की तरफ हो जाएगा. यूनिट प्लान की एक्टिविटी आज ही आप फिनिश करें. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपकी वर्कशॉप अच्छे से चल रही है. आप लोग इन सेशंस को देख रहे हैं. सेशंस को देखते रहिए. हमारे सारे फैकल्टी मेंबर्स अपने बेस्ट एफर्ट्स के साथ आते हैं और आपको आपके टॉपिक्स प्रेजेंट करते हैं, आपको मदद करते हैं. आप लोगों ने इस सत्र को सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रिमेनिंग सेशंस.